तत्कर्म अन्न बंधाय सा विद्याया विमुक्तये आयासाया परम कर्म विद्या ने शिल्प ने पुण्यम। कर्म वही जो बांधे ना और विद्या वही जो मुक्त करे, अन्य सभी कार्य केवल कारागरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ शिशु भारती विद्यालय का, विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती शालिनी मिधा जी का, मैनेजर डॉक्टर रंजना गुप्ता जी का, इस पूरे कार्यक्रम के संयोजक श्रीमान हिमांशु अरोड़ा जी, श्रीमती मीनल गुप्ता जी और मेरे अभिन्न टेक्निकल एक्सपर्ट डॉक्टर तरुण कुमार जी और प्यारे विद्यार्थियों, आज का जो ये विषय है बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये विषय केवल एक व्यक्ति या किसी संस्था या किसी विद्यालय या शिक्षण संस्थान का नहीं है, ये जन जन का विषय है। और इस विषय को जानने के लिए जब हम नदी को जानने के लिए निकलेंगे तो हम पाएंगे कि स्वयं का परिचय हम सबसे हो रहा है। प्रारंभ करूंगा माँ शारदा के उस श्लोक से, क्योंकि जब जिस वक्त में हिमांशु जी बोल रहे तो पीछे माँ का चित्र था, और जब माँ का चित्र था तो उस श्लोक से प्रारंभ करता हूँ जो मेरी वाणी की दायित्री है कि या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्मच्युत शंकर प्रभृति भी देवे सदा वंदिताम सामा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यपहम। प्यारे विद्यार्थियों, भारत कोई एक देश नहीं है, भारत कोई एक सीमाएं नहीं है, भारत एक राष्ट्र है। आइए इसका दर्शन जो है मैं आप सभी को करवाता हूं। इसका वैविध्य देखिए कितना विस्तृत और बृहद है। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश भारत, जिसके समुद्र और पर्वत शेष एशिया से इसे अलग करते हैं, जिसके उत्तर में चीन, नेपाल और बफर स्टेट तिब्बत और भूटान है, उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। प्यारे विद्यार्थियों, पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश हैं, मन्नार की खाड़ी और पवित्र जलडमरू इसे श्रीलंका से अलग करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसकी पूरी भूमि की सीमा जो है वो 15,200 किलोमीटर और समुद्र तट की कुल लंबाई 75,166 किलोमीटर है, जिसकी भू सीमा 7 देशों से और जल सीमा 5 देशों के साथ में मिलती है। भारत वो राष्ट्र जिसके पास विशाल कृषि योग्य भूमि 15 करोड़ 52 लाख हेक्टेयर है। प्रिय विद्यार्थियों, वो भारत जिसके पास गंगा यमुना का सर्वश्रेष्ठ विशाल उर्वरक मैदान है, हम उस भारत की बात कर रहे हैं, हम उस भारत के वासी हैं। वो भारत जिसकी विस्तृत नदी स्रोत लगभग 11,000 छोटी बड़ी नदियां जहां पर विद्यमान हैं। वो भारत जो वर्ष भर सूर्य के प्रकाश की जहां पर उपलब्धता रहती है। वो भारत जिसका 6 ऋतुएं श्रृंगार करती हैं। विद्यार्थियों, वो भारत जहां समृद्ध जैव संपदा जो लगभग 46,000 से अधिक प्रकार की प्रजातियों के पौधे, 89,000 से अधिक किस्म के जीव जंतु, जहां पर्याप्त खनिज संपदा जिस देश में विद्यमान है, 35 लाख से भी अधिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशेषज्ञ, विशेषतः अत्याधुनिक सूचना तकनीकी विशेषज्ञों की श्रेष्ठ मानव शक्ति जहां पर जिस देश में है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों की बात करें तो पौधों का विशाल भंडार जिस देश में है, परंपरागत तकनीकी कौशल की समृद्ध परंपरा जिस देश में पाई जाती है, वो भारत। विद्यार्थियों, वो भारत जहां योग व आयुर्वेद पर आधारित चिकित्सा व समग्र स्वास्थ्य पद्धति है, जिस पर किसी दूसरे देश या किसी दूसरी पद्धति पर आश्रित होने की आवश्यकता नहीं है। श्रद्धावान, संतोषी, मितव्ययी
एवं परिश्रमी समाज जहां पर रहता है, जहां ऐसे समाज की संस्थापना होती है, जहां कुल और गुरुकुल, कुल वो जहां पर जन्म हुआ, गुरुकुल वो जहां पर आप अभी जहां पर बैठकर शिक्षा हासिल कर रहे हैं, ये आपका स्कूल शिक्षण संस्थान दरअसल ये कुल गुरु है। ये आपका वो संस्थान है जो आपको आपके चरित्र का और आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। वो संस्कृति विशेषण के साथ में जिसमें प्रयुक्त होता है कि जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है, उस भारतीय संस्कृति के हम वंशज हैं, जिसमें जन्म की कोई तिथि नहीं है। आप किसी भी संस्था की बात कर लीजिए, आप किसी व्यक्ति की बात कर लीजिए, आप किसी जीव की बात कर लीजिए, आप किसी राष्ट्र की बात कर लीजिए, किसी देश की बात कर लीजिए, आप किसी संस्कृति की बात कर लीजिए, सबकी कोई ना कोई तिथि, कोई ना कोई तारीख रही है, कोई ना कोई मुहूर्त रहा है जब उसका जन्म हुआ है। लेकिन जरा एक बार कोई गौर से बताए अपने ज्ञान के परिपाठ को तोड़कर कि क्या भारत की जन्म की कोई तारीख है या भारतीय संस्कृति का कोई मुहूर्त है? तो आप और हम पाएंगे कि कोई तारीख या कोई मुहूर्त नहीं है। यह वो संस्कृति है जो नित्य नूतन है और चिर पुरातन है, जिसके के जन्मने की कोई तारीख नहीं, और जो जन्मा है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, यह भी सनातन सत्य है। इसलिए भारतीय संस्कृति प्रबल है, क्योंकि यह कोई जन्मी संस्कृति नहीं है, यह व्यवहार की संस्कृति है जो अनादिकाल से है, जिसका 8000 वर्ष ईसा पूर्व से भी अधिक पुरानी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत है और 2500 साल से भी अधिक पुराना लिखित इतिहास है। वो भारत जिसकी सिंधु सरस्वती सभ्यता का ही प्रवाह है, जो आगे चलकर वैदिक संस्कृति व सभ्यता के रूप में प्रकट हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, जिसने अनेक क्षेत्रों में हमारे दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, परंपरा, व्यवहारों व मान्यताओं को विकसित किया, और इसी ने विश्व को ज्ञान, कर्म और भक्ति योग जैसी संकल्पनाएं तथा शरीर, मन, बुद्धि व आत्म विकास के लिए योग सभ्यता की अद्भुत पद्धतियां दी हैं, वो भारत। हम और आप उस भारत में जन्मे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब बहुत अच्छे कर्म करते हैं तो मानव जीवन मिलता है। हमारे उमाशंकर पचौरी जी इस बात को कहते हैं कि जब बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं तो मानव जन्म मिलता है, उससे भी अच्छे कर्म किए होते हैं तो भारत देश मिलता है जिसमें जन्म होता है। हम और आप उसी भारत के, वैविध्य भारत के, समृद्ध भारत के भारतवासी हैं, जहां का इतिहास बहुत बड़ा है, जहां की संस्कृति बहुत बड़ी है। वह राष्ट्र जहां पर 6000 से अधिक जातियां हैं, 300 से अधिक भाषाएं हैं और 22,000 से अधिक बोलियां संचार का माध्यम है। जहां परिवार है जिसे कुल कहा गया, जहां एक और परिवार है जिसे गुरुकुल कहा गया, जहां पर आप और हम बैठकर पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। तो मैं कह रहा था कि वो संस्कृति, वो भारत की संस्कृति जिसका वैविध्य बहुत बड़ा है, उस भारत की संस्कृति में एक नदी का क्या महत्व हो सकता है? उस भारत की सदी में नदी को जानना कितना अहम हो सकता है? नदी के किनारे कौन कौन सी संस्कृतियां पुष्पित पल्लवित हुई, विभिन्न संस्कृतियां समाप्त हो गई, मेसोपोटामिया की, मिस्र की, और ना जाने कितनी अनादि संस्कृतियां समाप्त हो गई, लेकिन सरस्वती सिंधु सभ्यता, गंगा यमुना सभ्यता, नदी के किनारे समृद्ध ये वो संस्कृतियां हैं जो आज भी चिरकालीन तक विद्यमान हैं। जब तक हम नदी के किनारे रहे विद्यार्थियों, तब तक सभ्य रहे, लेकिन जैसे ही हमने कंक्रीट की नदियों के किनारे, मतलब सड़कों पर, गलियों के किनारे अपने घर बनाने प्रारंभ किए, ना जाने कैसी असभ्यता सी फैलनी प्रारंभ हो गई। हमने नदियों के महत्व को नहीं जाना, हमने नदियों को जाना ही नहीं कि हमारी कितनी समृद्ध संस्कृति हो सकती है और जीवन के लिए आवश्यक शक्तियां। प्यारे विद्यार्थियों, जीवन चलाने के लिए आवश्यक शक्तियों में से जितनी भी शक्तियां हैं जो प्राप्त हुई हैं, वो नदी के सानिध्य से ही प्राप्त हो पाई हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा शिक्षा, जो आप अपने इस विद्यालय में बैठकर शिक्षा अर्जित कर रहे हैं। वो शिक्षा अभी तो एक स्कूल के अंदर हो रही है, अभी तो एक विद्यालय के अंदर हो रही है, एक पाठशाला के अंदर हो रही है, लेकिन जरा एक बार परंपरागत इतिहास में जाकर देखिए, उस पौराणिक इतिहास में जाकर देखिए,
जब शिक्षा जो है वो नदी के किनारे बने हुए आश्रम में प्रतिपादित होती थी। चाहे संदीपनी आश्रम की बात कीजिए, शिप्रा नदी के नजदीक, जहां पर बलराम जी, भगवान कृष्ण और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की। प्रयागराज स्थित महर्षि भारद्वाज मुनि का आश्रम, वाल्मीकि जी का आश्रम, और ना जाने कितने गुरुओं का आप नाम लेंगे तो उन सभी का आश्रम, उन सभी का गुरुकुल जो है वो नदी के किनारे पुष्पित पल्लवित हुआ है। और शिक्षा और शिक्षण का, प्रशिक्षण का प्रतिपादन इन आश्रमों से हुआ। सबसे पहली शक्ति के रूप में शिक्षा हमारे जीवन में आत्मसात होती है, जिसमें शिक्षा अर्जित करने के लिए हमें नदी के किनारे बने हुए आश्रम का सानिध्य प्राप्त करना पड़ा। हमारी संस्कृति, भारतीय संस्कृति, चिर पुरातन, नित्य नूतन, समाहित करने वाली संस्कृति, सबको, विश्व के किसी भी व्यक्ति को, विश्व की किसी भी संस्कृति को समाहित करने वाली भारतीय संस्कृति। और अन्य संस्कृतियों की बात करें, चाहे मिस्र की संस्कृति की बात करें, ईरानी संस्कृति की बात करें, चीनी संस्कृति की बात करें, सब मिट गई, समाप्त हो गई, एक दूसरे से लड़ भिड़कर समाप्त हो गई। लेकिन एक बार जरा सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात करिए, गंगा यमुना सभ्यता की बात करिए, आज भी चिरकालीन था, क्योंकि हमारे विश्वास का सबसे बड़ा केंद्र जो है वो नदी रही है। प्रकृति, हम जब अपने शरीर की बात करते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो 5 तत्वों से बना है, ये विज्ञान भी कहता है और ये हमारा अध्यात्म भी कहता है। वो 5 तत्व बड़े अहम हैं हमारे जीवन में। क्षिति जल पावक गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर है। इस 5 पूरे शरीर के अंदर ये 5 तत्व हर रूप में समाहित हैं, ये विज्ञान भी कहता है और ये अध्यात्म, हमारी वैदिक चेतना भी कहती है। उस 5 तत्वों में एक तत्व इतना ज्यादा प्रधान है जिसका 70% हमारे शरीर में विद्यमान है, जिसे हम पानी कहेंगे, जिसे हम जल कहेंगे। वो जल 70% हमारे शरीर में विद्यमान है। अगर वो जल 70% है तो जल का स्रोत हमारे पास में कौन सा है? तो फिर हमें नदी का सानिध्य प्राप्त करना पड़ेगा। वो जल कोई और नहीं, हम समुद्र के जल का आचमन नहीं कर सकते हैं। हम जो है आसपास के किसी दूसरे स्रोत का आचमन करने लायक ही नहीं रहे। हम नदी के जल का आचमन करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। 70% वही जल हमारे जीवन को ऊर्जा देता है। प्रकृति का निर्माण अगर कहीं होता है तो वो नदी के किनारे ही वन के रूप में विद्यमान हुआ। अगर नदी में जल ना हो तो प्रकृति का निर्माण नहीं होगा, और प्रकृति नहीं होगी तो हम और आप नहीं हो सकते। किसी भी भारतीय संस्कृति की बात करें या किसी भी देश की बात करें, वहां पर सामाजिकरण, उसका सिविलाइजेशन जो है नदी के कारण ही हो पाया है। नदी थी इसलिए सिविलाइजेशन हुआ। अगर नदी नहीं होती तो शायद सिविलाइजेशन नहीं होता। और जितनी भी सिविलाइजेशन हुई है, जितना भी सामाजिकरण हुआ है, वो नदी के किनारे ही हुआ है। ये इतिहास और ये हमारा पौराणिक इतिहास कहता है। अभी भी जितने वैदिक नगर अगर विद्यमान है तो नदी के किनारे ही हैं। चाहे हरिद्वार की बात कर लीजिए, ऋषिकेश की बात कर लीजिए, काशी बनारस की बात कर लीजिए, अयोध्या की बात कर लीजिए, पूरा सिविलाइजेशन जो है वो नदी के किनारे हुआ है। हमारे जीवन में 16 ऐसे संस्कार हैं जो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जन्म के महोत्सव में जल पूजा, कुआं पूजा, और उसके बाद में किसी का देहावसान होता है तो अस्थियों का विसर्जन तक भी हमारे संस्कारों में जल के सानिध्य से ही पूरा हुआ है। आध्यात्मिक गुरु की प्राप्ति के लिए भी हमें आश्रम और गुरुकुल में जाना पड़ेगा, जो नदी के किनारे विद्यमान है। वो एक अन्य शक्ति के रूप में हमारे जीवन में है। संस्कार एक अन्य शक्ति के रूप में हमारे बीच में है। और जब गुरु की प्राप्ति होती है तो हमारी आध्यात्मिक चेतना उत्पन्न होती है, जिसके लिए हमें नदी के किनारे पर स्थापित आश्रमों का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। आज वो चाहे बेशक से हमने किसी भी क्षेत्र में वो आश्रम स्थापित कर दी हों, कहीं भी गुरुकुल स्थापित कर दी हों, लेकिन सच्चाई ये है कि जब संस्कृति के इतिहास को जानने के लिए आप जब जाएंगे तो आप पाएंगे कि आध्यात्मिक गुरु चेतना भी नदी के किनारे बने हुए आश्रम और गुरुकुल में प्राप्त हुई है। औषधि, जैसा कि मैं आपको भारत के वैविध्य के रूप में जब मैं बता रहा था आपको, विश्व की सबसे बड़ी औषधीय पौधे अगर कहीं पुष्पित और पल्लवित हुए हैं तो वो नदी के महत्वपूर्ण कारक रहे हैं। वो नदी ही महत्वपूर्ण कारक रही है जिसने औषधियों का निर्माण किया। वनस्पति जहां पर पनपी है विद्यार्थियों,
आर्थिक संपन्नता, किसी भी व्यक्ति के जीवन में आर्थिक संपन्नता भी उतनी ही आवश्यक है, और यह भी एक शक्ति संधान का एक सबसे बड़ा स्रोत रहा है। विद्यार्थियों, जब आर्थिक इकोनॉमिकल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो नदी एक बहुत बड़ा स्रोत है। बगैर नदी के आप इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते। और जिस देश के अंदर 11,000 से ज्यादा छोटी बड़ी नदियां हों, जरा सोचिए कि वो कितना बड़ा संपन्न देश रहा होगा आर्थिक रूप से। क्योंकि नदी के किनारे ही कुटीर उद्योग जन्मे, और नदी के किनारे ही भारत कृषि प्रधान देश है। वो कृषि नदी के किनारे ही हो पाई है, नदी के कारण ही हो पाई है। तो इसलिए आर्थिक संपन्नता की जब बात करेंगे, भारत के आर्थिक संपन्नता की बात करेंगे, तो नदी का सानिध्य प्राप्त हमेशा हो रहा है, और आज भी नदी के सानिध्य के कारण ही आर्थिक संपन्नता, कृषि प्रधानता हमारी विकसित हुई है, पुष्पित हुई है, पल्लवित हो रही है। एक और शक्ति जो जीवन के लिए चाहिए वो है संपर्क शक्ति। एक दूसरे का मानवीय शक्ति संपर्क के कारण होती है। आज मैं एक आभासी मंडल पर आपसे बातचीत कर रहा हूं। ये जो शक्ति है इसको जरा समझिए। ये जो मैं आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, इससे पहले बातचीत कैसे हुआ करती थी, पौराणिक भारत में कैसे बातचीत हुआ करती थी, या किस तरह से संपर्क होता था, वो नदी ही सबसे बड़ा कारक रहा। क्योंकि उसी के किनारे तीज त्योहार मने, उसी के किनारे मेले लगे, उसी के किनारे बाजार हुआ करते थे, जो सबसे बड़े संचार के कारक बने और संपर्क शक्ति बढ़ाने के सबसे बड़े स्रोत रहे। नदी के कारण ही यह हो पाया। स्वयं से कुल को और गुरुकुल को जानने के लिए नदी का रुख करना पड़ेगा। प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई हमारे बीच में नहीं रहता है, यह एक अकाट्य सत्य है, तो हम उसकी अस्थियों को विसर्जन करने के लिए नदी के किनारे जाते हैं। और जब नदी के किनारे जाते हैं तो विद्यार्थियों, आपने देखा होगा, नहीं देखा तो आज जरूर जाकर अपने दादा से, दादी से, नाना से, नानी से, पिताजी से, माताजी से जरूर पूछिएगा कि जब भी किसी व्यक्ति की अस्थियों के विसर्जन के लिए हम नदी के किनारे जाते हैं तो वहाँ जगह भाट होते हैं जो हमारे पूरी वंशावली को लिखते हैं। वो जगह भाट भी हमारे से हमको परिचित कराने वाला, स्वयं से परिचित कराने वाला, अगर वो जगह भाट भी कहीं बैठा है तो वो भी नदी के किनारे ही है। जब हम नदी के किनारे जाकर वहाँ पर पूछ सकते हैं कि हम किस वंश, किस कुल से संबंध रखते हैं। मेरा परिचय अगर संपूर्ण रूप से होगा तो वो जगह भाट संपूर्ण रूप से न जाने कितने पीढ़ियों की पूरी सूचना जो है वो आपके सामने लाकर दे देगा। वो नदी के किनारे ही आपको प्राप्त होगा, वो नदी के किनारे ही आपको मिलेगा। ईश्वरीय साक्षात्कार। भारत जो है वो आध्यात्मिक चेतना का देश है। ईश्वर की संकल्पना अगर कहीं भी प्राप्त होती है, कहीं भी तपस्याएं हुई हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए अगर कहीं भी तपस्याएं हुई हैं, चाहे आप कोई भी हमारे वैदिक ग्रंथ उठा के देख लीजिए, वो नदी के किनारे ही संभव हो सका। वैदिक संस्कृति कुंभ के रूप में नदी के किनारे ही संपन्न होती है। हमारी अन्य शक्ति के रूप में वैदिक संस्कृति है, जो कुंभ हर 11 साल के बाद में अलग अलग क्षेत्रों में लगता है। उसका जो लगने का, उसके आयोजन का जो वैदिक स्थान है वो है नदी का किनारा। और हम परम विश्वास के साथ में इस बात को कहते हैं कि पाप का नाश और धर्म की संस्थापना नदी में जाने और उसके नज़दीक जाने से, उसमें स्नान करने से ही पाप का नाश और धर्म की संस्थापना होती है। ये हमारी मान्यताएं हैं। और पर्व और त्योहार उत्सव, जितने भी भारत के पर्व त्योहार उत्सव हैं, वो 80% नदी से जुड़े हैं, नदी स्रोत से जुड़े हैं, नदी के सानिध्य से जुड़े हैं। जैसा मैंने आपको बताया, शरीर का 70% हिस्सा नदी के बहते अमृत रूपी नीर से प्रभावित है। हमारे तीर्थ स्थल, विश्वास स्थल के रूप में नदी और जल स्रोतों के निकट तट पर स्थित हैं। जब भी कभी किसी वैज्ञानिक की बात कर लीजिए, किसी विज्ञान की बात कर लीजिए, या नासा या इसरो की बात करें, तो वो जीवन ढूंढने के लिए, जीवन तलाशने के लिए, प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले किसी भी ग्रह पर पानी तलाशते हैं। चंद्र पर जाना है, जीवन को तलाशना है, तो पानी है या नहीं सबसे पहले ये देखा जाएगा। मंगल पर जाना है तो वहां पर सबसे पहले ये देखा जाता है कि पानी है या नहीं। अगर वो जल मिल गया,
अगर जल का स्रोत वहां पर है तो इसका मतलब जीवन संभव है, और अगर जल नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। हमारा और आपका जीवन, हमारा जीवन संभव है, इसका मुख्य कारण यह है क्योंकि जल है, और जल का मुख्य स्रोत भारत के अंदर नदियां हैं। पूरे भारत को देखिए जरा एक बार, एक पूरे भारत को एक बार आप देखेंगे तो ऐसा पाएंगे कि मां जो है वो ध्वज लेकर खड़ी है। हमारे शरीर में भी रुधिर जो है वो हमारे जीवन को चलाने के लिए आवश्यक है, और राष्ट्र को चलाने के लिए, राष्ट्र में रहने वाले लोगों के जीवन को चलाने के लिए अगर कोई आवश्यक स्रोत है तो वो जल है। उस जल के सानिध्य की ओर हमें जाना होगा, जल को समझना पड़ेगा, इसलिए नदी को जानना पड़ेगा जो हमारे और आपके घर के बहुत नजदीक है। प्राचीन सभ्यताएं नदी के तट पर ही पुष्पित और पल्लवित हुई है विद्यार्थियों। जीवन में शीतलता और शांति की संस्थापना नदी के सानिध्य के बिना प्राप्ति ही नहीं हो सकती है। समभाव, स्वभाव, बंधुत्व, मैत्री, समरसता उदाहरण है नदी घाट पर उसके ठाट के। वहां पर कोई जाति धर्म या कोई पंथ नहीं होता, वहां पर सभी अपने अपने पापों के विनाश के लिए, अपने अपने धर्म संस्थापना के लिए नदी के किनारे जाते हैं। स्वच्छ वायु नदी के कारण ही है, वन उसी के निकट है। पोषण करने वाला देव है, वो मां नदी के रूप में हमारे बीच में है, और शोषण करने वाला राक्षस है। हम नदी के किनारे जरूर हैं किंतु करीब नहीं जा पा रहे हैं, ये वर्तमान समस्या है। नदी को जानना पड़ेगा, नदी के किनारे करीब जाना पड़ेगा, ताकि हम अपने जीवन को और ज्यादा बलशाली बना सके। ऊर्जा का सबसे प्रसिद्ध स्रोत विद्यार्थियों वो है तेल, कच्चा तेल। जिन देशों में कच्चा तेल है विश्व के सबसे अमीर देश कहलाते हैं वो। शक्तिशाली अमेरिका भी उन तेल के स्रोतों पर कब्जा करना चाहता है, चीन भी यही चाहता है, परंतु जीवन के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है वह है जल। और जल किसके पास है? कौन सा देश नदियों का देश है? यह सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। जल किसके पास है? भारत के पास। कौन सा देश नदियों का देश है? भारत देश नदियों का देश है। कहां नदियां नस नस में लहू के रूप में प्रवाहित हैं? वो भारत है। आने वाला युग किसका हो सकता है? यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आप और मैं जिस माध्यम से जुड़े हुए हैं वो इंटरनेट है। हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ना जाने कितने सारे तंत्रों पर सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े हुए हैं। आपको पता है, आपको एक चौंकाने वाला डाटा, एक शोध में आपको बताना चाहूंगा। ये जितना भी डाटा आपके पास में कैसे फेसबुक और यूट्यूब और ये सब चीजें जो हैं आपके 2 साल 3 साल के पुराने इतिहास को लाकर आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि वो किसी एक डाटा सेंटर में जाकर स्टोर हो रहा है। और वो डाटा सेंटर को की जो ऊष्मा है उसको शांत करने के लिए बड़े बड़े एसी प्लांट नहीं लगाए जाते हैं। उनको शांत करने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, जल का, पेयजल का इस्तेमाल होता है। और जब पेयजल का इस्तेमाल होता है तो उसे कहते हैं फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट। वो वाटर फुटप्रिंट आने वाले जीवन को बहुत बड़ा सामर्थ्य देने वाला है, शक्ति देने वाला है। जिसके पास में वाटर होगा उसी के पास में डाटा की शक्ति होगी, जिसके पास में जल होगा उसी के पास में वो शक्ति, सामर्थ्य, डाटा होगा। जिसके पास में फुटप्रिंट है, वाटर फुटप्रिंट है, उसी का कल होगा, उसी का बल होगा, उसी का जल होगा। जरा आप इसको देखिए, जिन देशों के पास में कच्चा तेल है वो कभी तो खत्म होगा। हमें अपने उस नदी के स्रोत को समझना पड़ेगा, उस शक्ति को समझना पड़ेगा, जिसके लिए जो हमारे अपने आप, हमारे और आपके सबके जीवन से संबंधित है। इसलिए आने वाला युग किसका हो सकता है? यह आने वाला युग उस देश का, उस सभ्यता का हो सकता है, उस समाज का हो सकता है जिसके पास में जल है। नदी को जानो अभियान से यह जल राष्ट्र का बल सिद्ध होगा या नहीं होगा? सत्य यही है कि नदी को अगर हम जान गए, भारतीय शिक्षण मंडल के अंतर्गत रिसर्च फॉर रिसर्जेंट फाउंडेशन का यह अभियान नदी को जानो से उस बल की प्रति संस्थापना का कार्य है जो आप और मुझ में संस्थापित है 70% के जल के रूप में। जरा एक बार सोचिए इस प्रश्न पर दोबारा।
अगर नदी को जानो अभियान से यह जल राष्ट्र का बल सिद्ध होगा या नहीं होगा, इसलिए नदी को जानना बहुत आवश्यक है। अगर जल हमारा बल बन गया तो हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी महाशक्ति होंगे, इसमें कोई शक या शुबा नहीं है। इस अभियान से जो जुड़ेगा वह क्रांतिकारी और क्रांति का सूत्रधार होगा। एक एक बच्चा जो है यहां इस सभागार में जो बैठा हुआ है, मेरी बात को सुन रहा है, इस क्रांति से जुड़ने के लिए, इस जल की क्रांति से जुड़ने के लिए, नदी को जानो अभियान की इस महाअभियान से जुड़ने के लिए जो जो विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण करवाया है, या इस सम्मेलन के बाद में, इस संबोधन के बाद में, इस सभा के बाद में जो बच्चे इसके प्रति जागरूक होंगे, वे क्रांति का सूत्रधार होंगे। अगर हां तो हम सभी सजग लोग क्रांतिकारी की भूमिका में हैं, और इस समर में अमर होने के लिए हम सबको अपनी अपनी भूमिका अदा करनी पड़ेगी। आने वाले वर्षों में वाटर फुटप्रिंट का नियंत्रण हमारे पास होगा, ये आप और हम सभी तय करने वाले हैं। इसलिए हम सबको आज से इस बात को समझना और जानना पड़ेगा, इसलिए नदी को जानना पड़ेगा। एक वक्त था जब कभी हम नदी के ऊपर से गुजरते थे तो हमारे दादा दादी के साथ में अगर हुआ करते थे या माता पिता के साथ में हुआ करते तो उसी नदी का जय घोष लगता था। अब मेरे ख्याल से आप में से बहुत कम बच्चे होंगे विद्यार्थियों जो किसी नदी के ऊपर से या साथ से गुजर रहे हैं तो उस नदी का जय घोष लगाते हैं। जैसे मैं जब भी कभी मेरठ की तरफ या बुलंदशहर की तरफ रुख करता हूं तो जमुना नदी रास्ते में पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि मैं जब भी जमुना नदी को पार करता हूं तो मैं माँ यमुना का जय घोष लगाता हूं। आपके माता पिता भी ऐसा करते थे, आपके दादा दादी भी ऐसा करते थे, लेकिन हमने और आपने ये करना छोड़ दिया है, क्योंकि नदी के महत्व को हमने छोड़ दिया है। हमने ये जाना ही कि नहीं कि नदी कितनी महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए। जिस शरीर में 70% जल हो और उस जल का सबसे बड़ा स्रोत नदी हो, तो नदी को जानना क्यों नहीं आवश्यक है। हमने उसको दूषित कर दिया, हमने उसको प्रदूषित कर दिया, हमने उसको केवल एक नाला समझ लिया, जबकि सत्य यह है कि हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारे और आपके सभी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ अगर कोई स्रोत है तो वो नदी है। नदी के कारण ही जलवायु है, नदी के कारण ही वनस्पति है, नदी के कारण ही वन है, नदी के कारण ही हम और आप श्वास ले रहे हैं। इसलिए हम सबको इस क्रांति से जुड़ना पड़ेगा। नदी को जानना होगा क्योंकि ये अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। नदी को हम सबको जानना पड़ेगा क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व और कृतित्व से जुड़ा हुआ। विद्यार्थियों, नदी को हम सभी को जानना होगा क्योंकि ये हमारे सभ्यता की जड़ है। विद्यार्थियों, आप लिख भी रहे हैं, मुझे मालूम है आप सभी लिख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि नदी को जानो क्योंकि ये हमारी सभ्यता की जड़ है। नदी को जानो क्योंकि ये राष्ट्र का धड़ है। नदी को जानो क्योंकि ये संस्कृति है। नदी को जानो क्योंकि यही प्रकृति है। नदी को हमें और आप सभी को जानना पड़ेगा क्योंकि ये धर्म है। नदी को हम सबको जानना पड़ेगा क्योंकि ये हम सब का कर्म है। नदी है तो जीवन का मनोहार है। नदी है तो तीज पर्व त्योहार है। जो इसके करीब है वही सफल है। ये हमारी फसल है। ये पीढ़ियों का सामर्थ्य है। यही पीढ़ियों का सामर्थ्य है। व्यापार, उद्योग, अर्थ है। गुरु की दीक्षा का यही स्रोत है। ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा से ओतप्रोत है यही। इसके कंकर दर कंकर है। इसमें कंकर दर कंकर है। इसके हर कंकर में शंकर है। इसके हर कंकर में शंकर है। इसलिए दो नारे मैं आपके इस सभा में देना चाहूंगा। अभी तक आपने सुना होगा कि जल है तो कल है। आज आपकी इस सभा में, आपकी इस विद्यालय में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जल है तो बल है। बल उसी का होगा जिसके पास में जल होगा। अगर आपके पास में जल है तो आपके पास बल है। जल है तो बल है। और क्या कारण है कि सदी के बाद में भी सदियां हैं। हम सदी दर सदी हैं। सदियां बीत गई, अभी एक सदी है, उसके बाद में ना जाने कितनी सदियां आएंगी। जैसा मैंने आपको बोला, चिर पुरातन नित्य नूतन भारतीय संस्कृति, क्योंकि उस संस्कृति के जड़ में नदी है, इसलिए सदी दर सदी, आप लिख लीजिए सभी ये नारा, सदी दर सदी है
क्योंकि नदी है, नदी के कारण ही सदी है, सदियां ही सदियां हैं क्योंकि नदियां हैं, सदी के बाद सदी है क्योंकि नदी है। इस नदी का सानिध्य हम सबको करना पड़ेगा, नदी के नज़दीक जाना पड़ेगा, नदी का संधान करना पड़ेगा, नदी को अपने भाव में जानना पड़ेगा। जब तक हम पीपल को पूजते रहे, धर्म और विश्वास का एक बड़ा उदाहरण मानते रहे, तो हमारी सांसें जो हैं वो शुद्ध रहीं। लेकिन जब हमने उसको काट दिया तो अशुद्ध हो गई। इसलिए नदी, आपके घर के नज़दीक कोई एक नदी है, उस नदी को जानो, उसका नाम जानो, उसके बारे में जानो। आज आपका सबसे बड़ा होमवर्क यही होगा, जब आप घर जाएंगे आपका सबसे बड़ा गृह कार्य यही होगा कि आपके घर के नज़दीक सबसे पहली कौन सी नदी है, उस नदी का संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करनी पड़ेगी। जब मेरे अभिन्न डॉक्टर तरुण जी अब आपको ये जरूर बताएंगे तकनीकी रूप से कैसे आप उस कार्य को कर सकते हैं, क्योंकि मैं वैचारिक रूप से आपको आंदोलित करने के लिए यहाँ पर अपनी बात कह रहा था, क्योंकि हमारे और आपके सभी के अस्तित्व से जुड़ा हुआ नदी का एक कारण है। इसलिए भारतीय शिक्षण मंडल और उसके अंतर्गत चलने वाले रिसर्च फॉर रिसर्जेंट फाउंडेशन का ये अभियान नदी को जानो, अभी नदी से प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद में जितने स्रोत हैं उन सबको हम सबको उनका जीवन बचाना है, उनके लिए कार्य करना है। वो 11,000 हमें आप और आपको 11 नदियाँ नहीं पता होंगी, 11,000 नदियाँ तो छोड़ दीजिए, हमें कितनी नदियों के नाम जानते हैं हम और हमारा आप, मेरे ख्याल से 11 नदियों के नाम भी नहीं जानते होंगे। लेकिन जब आप इतिहास उठा के देखेंगे तो भारत में 11,000 छोटी बड़ी नदियां हैं। उन नदियों को संपूर्ण रूप से जानने से पहले हमारे घर के नज़दीक जो नदी है उसको जानना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे जीवन का अभिन्न अभिन्न बेहद अभिन्न अंग है। इसलिए हम सब एक होकर इस अभियान में जुड़े, इसलिए हम सब एक होकर इस क्रांति में, इस अभियान में अपना सहयोग दें। इस बात की आह्वान आपसे करता हूं। मैं यहां से एक नारा बोलूंगा, आप सभी वहां पर बोलिएगा जरूर। मैं बोलूंगा देश की दौलत, आप सब बोलना हम सब बच्चे, ठीक है? देश की दौलत, क्या आप बोल रहे हैं? एक बार माइक ऑन कर दीजिए। आप सब बोलेंगे हम सब बच्चे। देश की दौलत, देश की ताकत, हम सब की शक्ति, हम सब का भविष्य, हम सब का सामर्थ्य, हम सब की ऊर्जा, एक एक चहकता चेहरा, आप सभी हमारी शक्ति हैं, हम सब की ऊर्जा हैं, हम सब का सामर्थ्य हैं, हम सब का भविष्य हैं। एक एक बच्चा आज से नदी को जानो के अभियान का, हम सब के इस अभियान का एक एक बच्चा सिपाही है, एक एक बच्चा कमांडो है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्कूल प्रबंधन का, मुझे आपके समक्ष जोड़ने का, इस अभियान से आपके सम्मुख अपनी बात कहने का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं। शालिनी मिद्दा जी का, रंजना जी का, हिमांशु जी का, मिनाल जी का, और अब मेरे अभिन्न डॉक्टर तरुण कुमार जी अपनी बातों को रखेंगे आपके सम्मुख। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।